जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्कस किया, फिर हमने सीपीयू के बारे में देखा, सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हमने देखा मेन मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रैम के डिफरेंट नेम हैं। हम इसको मेन मेमोरी कह सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसको कह सकते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं स्टूडेंट्स, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और आजकल हमारे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चल रहे हैं क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स लेक्चर्स हैं। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, आपकी मेन मेमोरी, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और यकीनन स्टूडेंट्स इनके बारे में डीपली जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आई होप आफ्टर कंप्लीटिंग दीज लेक्चर्स आप अच्छे से इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ये आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है। फ्रेंड्स लास्ट हमने डिस्कस किया था कि आपके इनसाइड द बॉक्स, जिसको नॉर्मली हम सीपीयू भी बोलते हैं, हमारा मदरबोर्ड लगा होता है। और ये कैसा होता है मदरबोर्ड? अगर मैं एक मदरबोर्ड आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है इनसाइड मदरबोर्ड। ये एक पुराना मदरबोर्ड है, लेकिन नॉर्मली हमारे मदरबोर्ड ऐसे ही होते हैं, और ये इनसाइड द बॉक्स जो हमारी केसिंग होती है उसमें लगे होते हैं। बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल कंपोनेंट्स। इस पे हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, इस पे हमारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, चिप्स लगी होती हैं, इसके ऊपर हमारी रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, हमारा सीपीयू लगा हुआ है, और डिफरेंट स्लॉट्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये डिफरेंट स्लॉट्स, इनके अंदर हम जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, लाइक जैसे रैम है, और अगर हमारा कोई कार्ड खराब हो जाए, जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है, तो इनके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली मदरबोर्ड है। और अगर मैं आपको बात करूं कि ये आपकी रैम कहाँ पे लगी होती है, तो ये आपकी रैम, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी स्लॉट्स हैं जिसके ऊपर ये लगी हुई है। ये एक पुराना मदरबोर्ड है। अगर नए मदरबोर्ड की बात करूं तो उस पर नॉर्मली हमारी रैम के लिए या तो 2 स्लॉट होती हैं या मैक्सिमम 4 स्लॉट्स होती हैं। ये पुराने मदरबोर्ड में ज़्यादा स्लॉट्स हैं। तो ये हमारी रैम है जी, जो कि हमारा बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती है। और हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्वेश्चन अराइज होता है। रैंडम मीन्स कि कहीं से, कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उन सारी चीज़ों में से एक तरीका तो ये है कि आप सीक्वेंशली किसी चीज़ को एक्सेस करें, तरतीब के साथ। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, आप तरतीब के साथ चलते जाएं, और जब तक आपका जो डिजायर्ड आपकी लोकेशन है, जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तो दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल एक्सेस। और नॉर्मली जो सीक्वेंशियल एक्सेस होती है हमारी जो टेप ड्राइव्स हैं पुरानी, जो हमारी वीसीआर की कैसेट्स थी, या हमारे जो ऑडियो प्लेयर्स थे उनकी जो कैसेट्स थी, तो वो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस थी उसमें। लेकिन आजकल हमारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं वो रैंडम एक्सेस हैं या डायरेक्ट एक्सेस हैं। उसमें हम कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस। इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। Why it is called the direct access memory? कि हमें सीक्वेंस के साथ जाके चीज़ों को नहीं उठाना पड़ता, हम डायरेक्टली चीज़ों को उठाते हैं। That's why it is called the direct access memory। और हम
स्टूडेंट्स इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज आल्सो कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी। तो व्हाई इट इज कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी? ऐसी मेमोरी कि जब तक उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो बरकरार रहे और उसमें डाटा महफूज रहे, तो दैट इज कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी। इट मींस कि ऐसी मेमोरी जिसमें जब तक करंट मौजूद होता है तो वो अपने कंटेंट्स को, अपने डाटा को लूज नहीं करती, तो दैट मेमोरी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारी रैम ब्लैक हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। इसके क्या मीनिंग है कि हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रीड मीन्स फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आपने उस पर डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गया, तो आप उसको रीड कर रहे हैं। आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव है हार्ड डिस्क के अंदर, आप उस पर डबल क्लिक किया, वो ओपन हो के आपके सामने है, तो आप उसको रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसको कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज करना चाहते हैं परमानेंटली, तो यू आर राइटिंग, आप राइट कर रहे हैं। तो हमें ये जो रैम है दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रीड की भी और राइट की भी। इट इज कॉल्ड द रीड एंड राइट मेमोरी। अगर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करूं तो हमारी जो मेमोरी है, डाटा एंड प्रोग्राम्स लोडेड इनटू मेमोरी। रैम के अंदर डाटा भी लोड होता है और प्रोग्राम्स भी लोड होते हैं। डाटा हम कहाँ से लोड करते हैं? जब हम कीबोर्ड से राइट करते हैं, अल्फाबेट्स राइट करते हैं, हम नंबर्स राइट करते हैं, हम सिंबल्स को राइट करते हैं कीबोर्ड से, तो वो हमारा रैम में राइट हो रहा होता है। सो हम इसके अंदर डाटा भी लोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और प्रोग्राम्स को इसमें कैसे लोड करते हैं? यू नो कंप्यूटर के अंदर हमारे तमाम प्रोग्राम्स, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइपिंग के लिए या नोट्स के लिए एमएस वर्ड आपकी हेल्प करता है, उर्दू टाइपिंग के लिए इन पेज आपकी हेल्प करता है, इन पेज, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारे प्रोग्राम्स जो आपकी हेल्प करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में पड़े होते हैं। जब हम इन प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं तो ये हार्ड डिस्क से रैम में आके ओपन होता है। ये कुछ इस तरह, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास रैम के अंदर ये इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा आ रहा होता है, ये फॉर एग्जांपल ऊपर से आ रहा है रैम के अंदर डाटा। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो परमानेंट पड़े होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। जब हम उनको ओपन करते हैं तो ये रैम में आके ओपन होते हैं, मींस कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जब हमने किसी डाटा को प्रोसेस करना होता है, उस पे हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डाटा की अरेंजमेंट, तो रैम की ये एबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करे, तो उसके लिए हमें सीपीयू रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो फिर हमारा डाटा रैम से ट्रांसफर होता है सीपीयू, और फिर वापसी सीपीयू से रैम में ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह जब हम प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं वो हार्ड डिस्क से रैम में आके ओपन होते हैं, और जब हम उनको क्लोज करते हैं तो वो वापस हार्ड डिस्क में चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का रैम का मैकेनिज्म है। इसमें हम डाटा को भी लोड कर सकते हैं, प्रोग्राम को भी लोड कर सकते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और जो रिमेम्बरेबल बात है स्टूडेंट्स के लिए, जो याद रखना जरूरी है, हमारे पास नॉर्मली रैम की दो टाइप्स चल रही हैं जो इससे पहले, उसमें एक सिम है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और दूसरी डिम है, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है? इसका डाटा रेट 32 बिट है और इसका डाटा रेट 64 बिट है। ये 32 बिट मींस 4 बाइट, मींस के हमारी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 8 into 4 32 बिट्स। इसका मतलब है कि सिम जो है इसका डाटा रेट 4 बाइट है, तो इसका डाटा रेट 8 बाइट है। ये डाटा रेट का क्या मतलब है?
क्या किस डाटा रेट या इसकी स्पीड, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? जी स्टूडेंट्स, 32 बिट मींस कि जो सिम हमारी टाइप है रैम की, वो 4 बाइट को एक वक्त में भेज सकती है सीपीयू को 1 क्लॉक साइकिल में। क्लॉक साइकिल स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका सीपीयू जो एक चक्कर में रैम से डाटा उठाता है और फिर वापस जाके उसको प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड द 1 क्लॉक साइकिल। इट मींस कि अगर आपके पास सिम टाइप की रैम है तो आप 32 बिट्स भिजवा सकते हैं एक साइकिल में, लेकिन अगर आपके पास डिम टाइप की रैम है तो आप 8 बाइट्स मीन 64 बिट्स को एक वक्त में भिजवा सकते हैं। तो कितना डिफरेंस है? डबल डिफरेंस है। यहाँ पे हम 32 बिट्स या 4 बाइट भिजवा सकते हैं डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए, और यहाँ पे हम 64 बिट्स और 8 बाइट्स को एट अ टाइम भिजवा सकते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, जब भी सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है तो उसने डाटा को रैम से उठाना, तो डिपेंड करता है आपकी रैम किस टाइप की लगी हुई है, आपकी कंप्यूटर बस जो है उसकी टाइप कौन सी है, वो कितना डाटा एक वक्त में लेके जा सकती है, और आपके सीपीयू की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो एक वक्त में कितना डाटा प्रोसेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हैं। विदाउट सिंक्रोनाइज हमारा कोई काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ बाल फेंकता हूं तो आपकी एबिलिटी है आप एक वक्त में एक ही बाल को कैच कर सकते हैं, और अगर मैं आपकी तरफ दूसरा बाल फेंकता हूं तो आप दूसरे हाथ से वो भी बाल कैच कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी एबिलिटी 2 बाल कैच करने की है, लेकिन अगर मैं तीसरा बाल आपकी तरफ फेंकूंगा तो यकीनन आप इसको कैच नहीं कर सकते। वो आपको कहीं लगे, आपके यहाँ चेहरे पे भी लग सकता है, बॉडी पे भी लग सकता है। तो मीन्स आपकी एबिलिटी है कि आप 2 बाल को कैच कर सकते हैं, तीसरा बाल आप कैच नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो मेरी तरफ बाल फेंक रहा है उसको एक वक्त में मुझे 2 ही बाल मैक्सिमम फेंकने चाहिए। अगर वो 2 से ज़्यादा बाल फेंकेगा तो मैं इनको कैच नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइसेस आपस में जब काम करती हैं तो उनका फ्लो कंट्रोल, उनकी सिंक्रोनाइजेशन ऐसे होती है कि आपकी सेंडिंग डिवाइस इतना ही डाटा सेंड करती है जितना डाटा रिसीविंग आपकी रिसीव कर सकते हैं। और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं? विद द हेल्प ऑफ बसेस। ये देखिए ऐसी होती है आपकी बस इनसाइड द कंप्यूटर। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे कनेक्टेड होते हैं, कैसे हमारा डाटा एक रैम से सीपीयू, रैम से हार्ड डिस्क, कैसे हमारा डाटा ट्रैवल करता है, या सीपीयू से रैम या रैम से हार्ड डिस्क। तो विद द हेल्प ऑफ बसेस ये हमारा डाटा ट्रैवल करता है, और आपकी स्पीड में ये बसेस का बड़ा रोल है, रैम का बड़ा रोल है, आपकी सीपीयू का बड़ा रोल है, आपकी जो क्लॉक की स्पीड है उसका बड़ा रोल है। तो ये हमारी 2 टाइप्स हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो डिस्कस किया हुआ है, ये नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो आपको ये नजर आ रहा है कि 1980 से 1990 तक हमारे पास सिम टाइप की रैम अवेलेबल थी, 1990 से 1999 तक हमारे पास डिम टाइप की जो रैम है वो अवेलेबल थी। लेकिन अब हमारे पास जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें DDR, डबल डाटा रेट, उसकी स्पीड डबल हो गई है, डबल डाटा रेट। बल्कि उसके बाद DDR2, DDR3, DDR4, आफ्टर 99 हमारे पास जो भी रैम्स आ रही हैं ये मच फास्टर होती जा रही हैं। ये जो चार्जिंग है या चार्ज है वो बहुत कम ले रही हैं और स्पीड में ज़्यादा फास्टर होती जा रही हैं। तो हमारे पास पहले सिम टाइप की रैम्स थी, फिर डिम टाइप की, और आजकल हमारे सिस्टम में DDR जो टाइप की रैम यूज़ हो रही है। हमारी बुक में 2 टाइप्स जो रैम की हैं वो स्टूडेंट्स डिस्कस करें, DRAM एंड SRAM। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? DRAM की अगर स्टूडेंट मैं बात करूं तो इट कंटेन कैपेसिटर्स, इसमें कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन हमारी जो SRAM है इसमें कैपेसिटर्स नहीं होते, इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और जो ट्रांजिस्टर है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बॉक्स टाइप, ये दीज आर कॉल्ड द कैपेसिटर। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो ऐसा नहीं, वो इससे छोटा होता है, लेकिन वो कैपेसिटर से लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी। हमारा जो DRAM है वो कैपेसिटर्स पे मुश्तमिल होती है, दे हैव टू बी रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली। तो इसका मतलब है हमारी जो DRAM है वो कैपेसिटर्स पे डिपेंड करती है और इन कैपेसिटर्स को कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए और ये बार बार रिफ्रेश होते हैं उस इलेक्ट्रिकल करंट से, मतलब ये ज्यादा पावर लेते हैं और जब ये रिफ्रेश होते हैं उस करंट से रिफ्रेश हो रहे होते हैं, इस दौरान CPU DRAM को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको फारग बैठना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्लो। द प्रोसेसर कांट एक्सेस द डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज बीइंग रिफ्रेश्ड, दैट्स व्हाई इट इज स्लो। तो जो हमारी DRAM है वो स्लो है क्योंकि ये कैपेसिटर्स पे कंटेन करती है और कैपेसिटर को कांस्टेंट करंट चाहिए, ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है और जब ये रिफ्रेश होती है तो उस दौरान CPU डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इट इज स्लो। लेकिन जो हमारी इसकी दूसरी टाइप SRAM है स्टूडेंट, इट कंटेन द ट्रांजिस्टर्स। मैंने कहा कि हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये कैपेसिटर से लेटेस्ट डिजिटल सर्किट्स हैं, ये डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, इनको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं, दे डोंट लूज द चार्ज, कांस्टेंट इसको करंट नहीं चाहिए, ये बार बार रिफ्रेश नहीं होता और यहाँ पे हमारे प्रोसेसर या CPU को भी डाटा उठाने में वेट नहीं करना पड़ता। सो दैट्स व्हाई इट इज फास्टर देन DRAM। CPU no need to wait, that's why it is faster than DRAM. It is normally used as a cache memory. हमारे कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी यूज होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ CPU। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर में कैशे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ये एक वेरी फास्ट हमारी टेम्परेरी मेमोरी है कैशे। अगर मैं मेमोरीज के बात करूं कि कौन सी मेमोरीज से ज़्यादा फास्ट है तो रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा फास्ट हैं, उसके बाद हमारी कैशे मेमोरी है, फिर हमारी RAM है और इसके बाद हमारी जो परमानेंट मेमोरीज हैं जैसे हार्ड डिस्क है। तो इस तरह इसकी स्पीड के हवाले से हम इनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी जो टाइप इसकी स्लो है, कौन सी टाइप इसकी फास्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।